नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और फाइनली एक बार फिर से हम लोग मिल चुके हैं अपने करंट अफेयर के इस वीडियो में। आज के वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आज के पूरे दिन के करंट अफेयर का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आया हूं और कल के करंट अफेयर का मैं आपके पास एक लेकर आया हूं क्वेश्चन। आई होप आप लोग उसका जवाब दे पाओगे। इसी तरीके से अब हम लोग डेली बेसिस पर इस सीरीज को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को यहां पर याद दिला दूं कि ये जो सीरीज है ये आपके एग्जाम को बहुत ज्यादा फोकस करती है। ये सीरीज बहुत ज्यादा आपको आपके एग्जाम, आपके रिजल्ट के करीब पहुंचाने का काम करेगी। ध्यान रखिएगा, इस वक्त हमारी जो सीरीज चल रही है, पहली जो सीरीज है वो है 11 बजे की सीरीज, जिसमें हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए क्विज। दूसरी जो सीरीज है वो है ठीक 1 बजे की, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए टॉपिक विद क्विज। और आखिरी जो सीरीज है वो है हमारी बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर वाली, मतलब इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हो वो हमारा करंट अफेयर का वीडियो है और ये आपके लिए हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप ये सीरीज, हमारी जो भी वीडियो लेक्चर्स जा रहे हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज आप हमारे वीडियोस के ऊपर कमेंट कीजिए और बताइए आप कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं और उन वीडियोस तक को आप तक कितने ज्यादा इनोवेटिव तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। हम इसके ऊपर पूरी मेहनत करेंगे। आज तारीख है 19 अक्टूबर और इसी दिन के करंट अफेयर को हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले देखते हैं, पाकिस्तान में टेक आउट फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट। FATF की ग्रे लिस्ट में नो डाउट पाकिस्तान बहुत ज्यादा लंबे टाइम से इस समस्या से जूझ रहा है। उसे 2018 से, ध्यान रखना, कब से? 2018 से इसे FATF की ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और ग्रे लिस्ट में जाने वाले व्यक्ति को दूसरे देशों से लोन मिलना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरे देशों से पैसा मिलना, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उस देश में इन्वेस्टमेंट आनी बहुत ज्यादा खत्म, मतलब कम हो जाती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर समझो। अब पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका एक साफ सीधा सा कारण है और वो ये कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं। वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत ज्यादा समस्या है। जो पैसा है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में सर्कुलेट होता है और इसी सर्कुलेशन, इसी फ्लो को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंतर्गत डाल दिया था। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मेरी बात आपके दिलों तक पहुंच रही है। तो प्लीज याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FATF, तो आपको पता होना चाहिए FATF की फुल फॉर्म क्या है। FATF की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ध्यान रखिएगा, इसका मेन जो लक्ष्य होता है, ये एक तरीके की वॉच डॉग है। क्या है? एक तरह की वॉच डॉग है। एक तरह की क्या है? वॉच डॉग है। और ये जो वॉच डॉग है, इसका काम होता है सारी की सारी कंडीशंस को देखना। क्या, किस तरीके से पैसा आ रहा है, किस तरीके से पैसा लगाया जा रहा है, क्या क्या कंडीशंस हैं जिन पर पैसा इंप्लीमेंट हो रहा है, और इन सारी चीजों को देखने के बाद फाइनली यहां पर क्या किया जाता है, फाइनली यहां पर क्या किया जाता है कि किसी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। मतलब मुझे जिस हिसाब से उम्मीद थी, पाकिस्तान में जिस तरह से कंडीशंस चल रही हैं, उस हिसाब से तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर इस वक्त इसको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की बात हो रही है। आपने हाल ही में देखा होगा, पाकिस्तान में एक बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के बाद पाकिस्तान ने कई लोगों से अपने लिए हेल्प मांगी, आर्थिक सहायता मांगी, और वो सहायता कई लोगों ने की और कई लोगों ने नहीं की। ठीक है, ग्रांट्स के रूप में लोगों ने सहायता दी। ऐसा दे तो दिया, वापस आएगा नहीं आएगा इसके बारे में पता नहीं। एक मजेदार बात यहां पर यह भी आती है कि FATF की जो ग्रे लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर अमेरिका, चाइना और कई देशों ने इनको पैसे दिए। खैर फाइनली अमेरिका ने भी यहां पर पैसे दिए इनको, पर अमेरिका ने डायरेक्टली क्या बाढ़ के लिए पैसे नहीं दिए। अमेरिका ने यहां पर जो पैसे दिए वो क्या, इसके लिए दिए? वो दिए F-16 जो फाइटर थे उनके लिए। अब F-16 के लिए जो यहाँ पर पैसा जा रहा है, क्या आपको लगता है F-16 जो प्लेन्स हैं उनका अपग्रेडेशन होगा उसमें? पाकिस्तान उनसे
कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाएगा कुछ पता नहीं हमको। अब ये जो सारी चीजें होती हैं, ये समस्या तो कहीं ना कहीं यहीं से आती है। ठीक है, अगर पाकिस्तान ने अपने आप को सुधारा होता, अपने आप को मेंटेन किया होता, वो अपने देश पर ध्यान देता, ठीक है, दूसरों से लड़ने की बजाय और सीख देने की बजाय, तो शायद पाकिस्तान की ये कंडीशन ना होती। अभी फाइनली रिसेंटली आपने देखा होगा, लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट में बहुत सारे बयान आ रहे हैं, अमेरिका के कई बयान आ जाते हैं, फिर हम लोग हड़काते हैं तो अमेरिका फिर कुछ बोल देता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, फिर पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाएगा अमेरिका, फिर कोई और देश आ जाएगा सपोर्ट में। अब क्या है कि इसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि भैया अगर ये ग्रे लिस्ट में पड़ा रहेगा, एक तो इसकी आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब हो जाएगी, दूसरा आगे चलकर हमें इंडिया के अगेंस्ट किसी चुनौती को खड़ा करना होगा तो हमारे पास पाकिस्तान होगा ही नहीं। बात समझ में? तो कहीं ना कहीं जो यूरोपियंस वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं वो कहीं ना कहीं इन सब को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इस चीज को डायरेक्टली तो हम नहीं दिखा सकते कि हाँ ऐसा ही हुआ था, बट यहां पर कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका का यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। अदरवाइज आज भी पाकिस्तान की कंडीशन वही है जो 2018 में थी, जबकि आज के टाइम पर तो और ज्यादा बिगड़ ही रही है, सुधर नहीं रही है। तो ऐसे में आप कैसे पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल सकते हो? जब भी पाकिस्तान को खतरा होता है तो वो क्या करता है, अपने ही कुछ आतंकवादियों को पकड़ के जेल के अंदर डाल देता है और दिखाता है कि देखो हमने इस आतंकवादी को या फलाने आतंकवादी को वहां से पकड़ के वहां डाल दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। अमेरिका के इशारे पर जाकर क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का एक्शन ले लिया अफगानिस्तान के ऊपर जाकर, तालिबान के ऊपर लड़ जाकर, और वहां पे मासूम लोगों को मार दिया। आप सोचो कि किस तरीके के देश को आप यहाँ पे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ये भी कई बार आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, ठीक है, म्यांमार, फिलीपींस, साउथ सूडान, युगांडा और यमन, ये वो कंट्रीज हैं जो FATF की ग्रे लिस्ट में आते हैं। किस में आते हैं? FATF की ग्रे लिस्ट में आते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट कहां पर हो रहा है? दुबई में हो रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपने सुना ही होगा, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर एक समिट हो रहा है कहां पर? दुबई में। 17 से 18 अक्टूबर ये चला है समिट, मतलब आज फाइनली ये खत्म हो चुका है। अब ये जिस वक्त हम लोग ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं अब ये खत्म हो चुका है। इस समिट में आखिर डिस्कशन क्या किया गया? फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी को लेकर डिस्कशन किया गया, फ्यूचर में आने वाली समस्याओं से ब्लॉकचेन किस तरीके से लड़ सकता है इसके ऊपर डिस्कशन किया गया, ये कितना सिक्योर है इसके ऊपर डिस्कशन किया गया, और कंट्रीज से और लोगों से, पॉलिसी मेकर से, गवर्नमेंट से यहां पर सपोर्ट मांगा गया कि आप लोग सपोर्ट कीजिए इस ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी को, ताकि हम लोग इसको क्या कर सकें और बेहतर बना सकें। इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके उतना प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछे 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी, तो ये दुबई में हुई थी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइन को लेकर, आपने कई चीजें यहाँ पे सुनी होंगी। तो ये टेक्नोलॉजी, इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज क्या करती हैं? काम करती हैं। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके सामने एक इमेज है, ये आई होप आपको दिख रही होगी सब क्लियरली। हाउ टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क। ठीक है, ये एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट डाली जाती है। यहाँ पर एक पेयर टू पेयर डिवाइस नेटवर्क होता है जो यहाँ पर क्या करता है, इसकी एक कोडिंग करता है, इसको एक क्या करता है, एक नंबर देता है, एक सीरीज ऑफ नंबर देता है, और वो सीरीज ऑफ नंबर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क नोड से क्या होते हैं? पास होते हैं। पास होने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है, क्या सच में ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, इस चीज को वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद आगे जाकर वो पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पे जाकर डेटा को फिर से क्या करता है, एक तरह से जो डेटा यहाँ पे इनक्रिप्टेड किया गया था, ठीक है, इनक्रिप्टेड डिफरेंट डिफरेंट क्या टुकड़ों में डाला गया था, उसको यहाँ पे क्या करता है? ओपन करता है, उसको अनइनक्रिप्ट करता है, और फाइनली उसके बाद यहाँ पर जब वो व्यक्ति उस कोड को इंटर करेगा, वैसे ही तभी उसके अकाउंट में क्या होगा? वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा सिक्योर है, इसे भविष्य की टेक्नोलॉजी के रूप में भी देखा जा रहा है। आज जैसे जो भी फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन और इस तरीके के जो फ्रॉड हमको देखने को मिलते हैं, ऐसा माना जाता है
कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने से इन सारे फ्रॉड्स को, इन सारी समस्याओं से हम लोग आसानी से डील कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास वो कोड ना हो जो यहां पर जनरेट किया गया है, जो यहां पर जनरेट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, नोड जो होगा वो दो ही लोगों के पास होगा, एक जनरेट करने वाले के पास और एक जिसको ट्रांजैक्शन करना है उसके पास। चलिए, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 इसको लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये 12वीं किस्त है जो लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये हर 2 महीने पर दी जाने वाली किस्त है। पिछले 2 सालों से ये स्कीम चल रही है और ये 12वीं किस्त होगी जो यहाँ पर जाएगी। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आज इसको फाइनली यहाँ पर क्या किया गया, रिलीज किया गया 12वीं किस्त को। इस वक्त प्रेजेंटली इंडिया एक काफी ग्रोइंग इकोनॉमी है और स्टार्टअप कल्चर इस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से इंडिया में क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। कई बड़े बड़े एग्रो स्टार्टअप्स इस वक्त इंडिया में आ चुके हैं। धीरे धीरे किसानों की स्थिति को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करिए, किसानों को एक आर्थिक सहायता अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर 2000 रुपए उनको हर 2 महीने पर दिए जाते हैं। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। डायरेक्टली ये पैसा जो होगा ये किसानों के खातों में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। अराउंड 16,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। कितने? 16,000 करोड़ रुपीस लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये एक तरीके से दिवाली का गिफ्ट है जो किसानों को दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, सारंग द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सारंग फेस्टिवल हर साल बनाया जाने वाला, कोरिया में बनाया जाने वाला एक फेस्टिवल। आप लोग जानते हो कोरिया अपने आप को काफी ज्यादा जोड़ता है भारत से, काफी ज्यादा जोड़ता है। क्यों? अगर आप लोग दिवाली का बात करें, क्योंकि अभी दिवाली आ ही रही है, दिवाली की अगर बात करें तो इस दिवाली के इस महोत्सव में आपने नोटिस किया होगा कोरिया के लोग बहुत ज्यादा आते हैं अयोध्या, और वहां पे जो दीपोत्सव होता है उसमें शामिल होते हैं। कोरिया के जो वहां के पुराने प्रिंस हैं, वहां की जो क्राउन है वो यहाँ पर आते हैं, वहां के राजनेता यहाँ पर आते हैं और सिर्फ केवल दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसा माना जाता था कि भगवान राम के वंश के ही एक पूर्वज, अनुसुईया नाम से जिनका नाम था, उनका विवाह कहाँ हुआ था? कोरिया के राजकुमार के साथ हुआ था। और आज भी वहां पर उनको देवी के रूप में माना जाता है। वो मानते हैं हम कहीं ना कहीं भगवान राम के ही वंश से जुड़े हुए। तो सोचो हमारी सभ्यता कितनी बेहतर थी और कहां कहां तक फैली थी। हमारी सभ्यता की जानकारी विश्व में जगह जगह मिलती है। आपको शायद ये चीज पता नहीं होगी, रामायण, रामायण के डिफरेंट अगर आप कभी अयोध्या जाओ तो वहां पे एक रामायण संग्रहालय है जहां पे आपको विश्व की कई भाषाओं में रामायण अलग अलग कहानियों के रूप में देखने को मिलेगी। ऐसा बताया जाता है 200 से ज्यादा संस्करण वहां पे रखे गए हैं रामायण के डिफरेंट लैंग्वेजेस में। बहुत ज्यादा अनूठी, मतलब एक अनूठी बात है ये कि यार हमारी ही सभ्यता और विश्व में ऐसे ऐसे जगहों पर फैली हुई है जहां पे हमको कुछ पता ही नहीं है, हम उन स्टोरीज को जानते ही नहीं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये फेस्टिवल याद रखिएगा, सारंग फेस्टिवल कहाँ पे बनाया जाता है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया में बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे बनाया जाता है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया में बनाया जाता है। और ये इंडिया और कोरिया के रिलेशंस को दिखाता है। क्या करता है? इंडिया और कोरिया के रिलेशंस को दिखाने का काम करता है। इसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। कब से की गई थी? 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक कल्चरल फेस्टिवल है। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एमएसपी हाइक ऑन ऑल रबी क्रॉप्स। जितने भी रबी की फसलें हैं, रबी आपको पता ही है, रबी खरीफ और जायद 3 तरीके की फसलें। हाल ही में एक और फसल की बात की गई थी जिसे तृतीय फसल कहा गया। जायद फसल को उतना ज्यादा हम लोग क्या बेटर नहीं मानते। हम लोगों का मेन जो चलता है वो खरीफ और रबी की फसलों पर चलता है। एक तीसरी कृषि के रूप में यहाँ पर सोलर प्लांट्स को लगाने की बात की थी, और ये अभी नहीं, शायद अब से
2 महीने 3 महीने पुरानी बात है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसको अनाउंस किया गया था। सोलर प्लांटेशन, किसानों की तीसरी फसल जो खेतों में लगाई जाएगी और जहां से उनको सालाना एक इनकम प्रोवाइड करवाई जाएगी। हर किसान अपने खेत से, एक छोटे से छोटे खेत से भी आराम से महीने के 25 से 30 हजार रुपए निकाल सकता है बिजली का उत्पादन करके अपने खेतों में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एमएसपी के रेट्स यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई है, तो कितने किए गए हैं? 500 रुपए किया गया है पर क्विंटल। क्या ध्यान रखना, हाईएस्ट कितना? 500 रुपए पर क्विंटल है। एमएसपी वीट पर अगर हम लोग बात करें तो 110 रुपए है, और बार्ले पर जो है वो है 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। अब तक का जो हाईएस्ट एमएसपी है वो कितना है? 500 रुपए। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें रबी और खरीफ के फसलों को लेकर बात की जाए, देखो ऑलमोस्ट 2.1% से 9.9% तक का इंक्रीज करने की यहाँ पर बात चल रही है। अब खरीफ और रबी की फसल की बात करें तो खरीफ की फसलें वो हैं जो मानसून क्रॉप्स होती हैं, और रबी की फसल वो है जो विंटर क्रॉप्स होती हैं। क्योंकि अभी सर्दी आने ही वाली है, तो इसीलिए अभी से इसकी क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने तैयारी कर रही है। सोचो, गवर्नमेंट की, सरकार की दूरदर्शिता सोचो, सरकार आगे का सोच रही है। सॉरी, अभी किसानों ने जस्ट अपनी फसलें लगाई होंगी सर्दियों वाली, तो किसान अभी से तैयारी कर रहा होगा बेचने की। तो सरकार भी किसान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और तैयारी कर रही है कि जब किसान हमारे पास आए तो उसे सही रेट, उचित रेट मिल सके अपनी फसल का। तो किसान भी कंधे से कंधा मिलाकर किसान के साथ सरकार चल रही है। और विंटर क्रॉप्स जो है हमारी, उनकी तैयारी अभी से कर ली है, और पहले से ही बता दिया भैया रेट हम लोग पहले ही आपको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाकर देंगे, ताकि निकट भविष्य में आपको किसी भी तरह की आर्थिक समस्या से जूझना ना पड़े। तो ये अक्टूबर से फरवरी के बीच की फसल होती है, जिसमें कि यहाँ पर गेहूं, बार्ले, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड जैसी फसलें आती हैं। और जायद की फसल भी हम लोग बात कर लेते हैं जब हम लोगों ने रबी और खरीफ की बात की है, या अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये समर क्रॉप्स होती हैं जो मार्च से जून के बीच चलती हैं, जहाँ पे बारिश कम जरूरत है और कम बारिश में भी इनका उत्पादन अच्छे से हो सकता है। जहाँ पे वाटरमेलन, वेजिटेबल्स और कुकुम्बर जैसी फसलें देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं, इंडिया टू होस्ट द 90 जनरल असेंबली इंटरपोल। इंटरपोल का सम्मेलन हुआ इंडिया में, दिल्ली में, और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन था वो इंडिया में किया गया, और यहीं पर ये समिट फाइनली हुआ था। 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच ये चलेगा। इंटरनेशनल पुलिस समिट। क्या? इंटरनेशनल पुलिस समिट, जिसमें 195 कंट्रीज की पुलिस मेंबर्स ने क्या किया, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ये एक ऐसा संस्था है जो विश्व का सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, पुलिस की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। और इंटरपोल में हर एक देश के पुलिस के क्या, यहाँ पर जो वेल नोइंग ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो विश्व के हर एक देश में जो पुलिस सुविधाएं हैं और वहां पर कोई भी होने वाला क्राइम है, अगर कोई अपराधी एक देश से दूसरे देश जाता है, तो ऐसे में इंटरपोल वहां पे क्या करता है, सहायता प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ताकि दोनों देशों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। और कोई भी अपराधी अगर एक देश से दूसरे देश में जाता है तो वहां पे जाकर आसानी से उसे पकड़ा जा सके और उसको उसके गुनाहों की सजा दी जा सके। तो कुछ इस तरीके से इंटरपोल यहाँ पे काम करता है। पर हाल ही में एक मजेदार बात हुई, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक खालिस्तानी सपोर्टर है कनाडा के, पुण्य वाला करके समथिंग नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ सीरियसली, अभी जस्ट मिसिंग हुआ है मेरे माइंड से वो नाम। मतलब वो होता है ना कि जवान पे आ रहा है पर निकल नहीं पा रहा, तो मैं नाम भूल रहा हूँ। कई बार पीली सी पगड़ी में आता है वो बंदा, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी मूंछ है, कई बार पीटा पीटा जाता है उसको। तो ये जो पर्सन है, इसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया पुलिस लगातार लगी हुई है, और इंटरपोल इसके अगेंस्ट एक रेड कॉर्नर नोटिस होता है वो रिलीज नहीं कर रहा है। अब रेड कॉर्नर नोटिस क्यों रिलीज नहीं कर रहा है? क्योंकि कनाडा के अकॉर्डिंग वो वहाँ का सिटीजन है और बहुत अच्छे से वहाँ पे रह रहा है, बहुत वेल नोइंग पर्सनालिटी है। और कनाडा की गवर्नमेंट का आपको पता है कि कनाडा की गवर्नमेंट लगातार हमेशा इंडिया के अगेंस्ट कोई ना कोई स्टेप्स लेती रहती है। हम लोगों ने इससे पहले भी कनाडा को इसके लिए चिताया था कि भैया, पहले भी इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट जब हुआ था तो आपको पता है इंडिया से कनाडा जाने वाली जो फ्लाइट थी उसमें बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया था खालिस्तानियों के द्वारा। इस तरह की कोई घटना दोबारा फिर हो जाए उससे पहले अच्छा है कि उसकी रोकथाम अभी से की जाए।
ठीक है, कहीं ना कहीं कनाडा इस चीज का फायदा उठाता है पॉलिटिकली कि वहां पे पंजाबी लोग बहुत ज्यादा हैं और ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जो कहीं ना कहीं क्या प्रो खालिस्तानी है, खालिस्तान के सपोर्टर हैं। तो उनका लाभ उठाने के लिए पॉलिटिकली यहाँ पे कनाडा की गवर्नमेंट क्या करती है कि उनके सपोर्ट में जाकर बयानबाजी दे देती है। ये समस्या बहुत ज्यादा इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। मैंने ये टॉपिक आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले की ही एक खबर थी जब ये चीज सामने आई थी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 4 सिटीज ऑन द लिस्ट ऑफ द G20 कल्चरल ट्रैक। G20 जो कंट्रीज हैं उनके कल्चरल ट्रैक में भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया। 4 शहर कौन कौन से हैं? खजुराहो, ठीक है, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, हम्पी एंड आगरा। मैक्सिमम जो अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम जो हमारा टूरिस्ट आता है वो इन्हीं 4 जगहों पर जाता है सबसे ज्यादा। खजुराहो, ठीक है, भुवनेश्वर, हम्पी एंड आगरा। हमारे पास देश में और भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर मतलब फॉरेनर्स को भेजा जा सकता है, उनको प्रमोट किया जा सकता है। जैसे मैं अगर आपसे एक बात बोलूं, एक मिर्जापुर में आपने वेब सीरीज देखी होगी और मिर्जापुर को हम लोग वेब सीरीज के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। इससे पहले किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि मिर्जापुर में भी एक बहुत ही बड़ा चुनार का किला है। ठीक है, मिर्जापुर का किला उसे बोलते हैं, कई जगह चुनार का किला बोला जाता है। और ये चुनार का किला अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा ऐतिहासिक एक वो है, मतलब मोनूमेंट है एक तरह का। और आज के टाइम पर वहां पर सिर्फ लोकल लोग जाते हैं या फिर इंडियंस कुछ जिनको पता होता है या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग जाते हैं। अदरवाइज ब्रिटिश मतलब अगर बाहर की बात की जाए, फॉरेनर्स की बात की जाए, बाहर से आने वाले लोगों की बात की जाए तो वो लगभग लगभग ना के बराबर उस जगह के बारे में जानते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी जगहों को भी सरकार के द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए। फाइनली इन 4 शहरों को कल्चरल ट्रैक में डालने का फायदा क्या होगा कि G20 कंट्री से आने वाले जो भी पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं, जो यहाँ पर घूमने के लिए लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पहली प्रेफरेंस ये 4 शहर बनेंगे। कहीं ना कहीं इस चीज का एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, लोग अधिक से अधिक इन जगहों पर क्या करेंगे, आएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं ताकि हम लोग उनके ऊपर भी वीडियो बना सकें। नेक्स्ट देखते हैं सिक्योर द हिमालय प्रोजेक्ट। सिक्योर द हिमालय प्रोजेक्ट, आखिर ये हिमालय प्रोजेक्ट है क्या? तो हिमालय प्रोजेक्ट, ये सिक्योर द हिमालय प्रोजेक्ट, ये लद्दाख का जो क्षेत्र है और जो हाई हिल रीजन है उसको लेकर बोला जा रहा है, उसको सिक्योर करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब सिक्योर द हिमालय प्रोजेक्ट में यूनियन में जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उनके द्वारा इसको शुरू किया गया। किसके साथ मिलकर? यूएनडीपी के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? यूएनडीपी के साथ मिलकर इसको यहाँ पे क्या किया गया, शुरू किया गया। फर्स्ट टाइम इसको जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 2017 में। कब किया गया था? 2017 में इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था। फाइनली अब यहां पर एक बात ये भी आती है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, टांगथाल, ठीक है, लद्दाख के लैंडस्केप एंड जम्मू कश्मीर। उसके बाद आता है क्या? लाहुंग पैंगी, ठीक है, किन्नौर लैंडस्केप। किन्नौर आपको पता होगा हिमाचल की बात हो रही है, ये हिमाचल वाले एरिया में आता है। उसके बाद गंगोत्री, ठीक है, गोविंद एंड धर्म बयान लैंडस्केप, ये हमारा कहाँ पे आता है? ये वाला रीजन जो आता है ये हमारा आता है उत्तराखंड में के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? काजीरंगा रीजन, ठीक है, एंड तिस्ता वैली, ये आता है हमारा कहाँ पर? सिक्किम वाले रीजन में। तो इन क्षेत्रों को अभी यहाँ पर क्या किया गया, चिन्हित किया गया है, जिनको हम लोग यहाँ पर क्या प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्कीम को लेकर आए हैं या इस मिशन को लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है? सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, उससे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, LVM-3 ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विल बी लॉन्च द 36 सैटेलाइट। हाल ही में हेवीएस्ट रॉकेट के द्वारा LV-3 के द्वारा जो हमारा इसरो है उसके द्वारा 36 सैटेलाइट्स को यहां पे क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। ये जो रॉकेट, ये जो लॉन्च होगा ये किसके लिए होगा?
ये एक ब्रिटिश स्टार्टअप है जिसका नाम है वन वेब। क्या नाम है? वन वेब ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से इलॉन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से इलॉन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ठीक बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर ब्रिटेन का क्या है, एक स्टार्टअप है जिसका नाम है वन वेब। क्या नाम है? वन वेब कम्युनिकेशन। इनका भी काम यही है कि ये क्या करेंगे, पूरी दुनिया में अपनी सैटेलाइट सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे लॉन्च कहां से किया जाएगा? तो 23 अक्टूबर को इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, LVM-3 जिसको हम लोग पहले क्या कहते थे, GSAT Mark 3 के नाम से जानते थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लॉन्च व्हीकल Mark 3 जिसे हम लोग पहले GSLV Mark 3 के नाम से जानते थे। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। बाकी सारी चीजें आपके लिए फैक्ट रखी गई हैं कि इसको डिजाइन इसरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसरो इससे और भी पहले क्या कर चुका है, कई सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च कर चुका है। वो सारी बातें आपके लिए एक फैक्ट के रूप में है जो यहाँ पर आती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है वर्ल्ड मेनोपॉज डे। क्या होता है मेनोपॉज डे? क्या होता है मेनोपॉज डे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक अवेयरनेस वाला टॉपिक है ये। जब भी महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, आपने सुना होगा इस चीज के बारे में, तो हम लोग पीरियड्स को लेकर बात करने से कहीं ना कहीं हिचकते हैं, कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं। तो यहाँ पर मेनोपॉज वो कंडीशन होती है जब एक महिला की उम्र जब बढ़ती चली जाती है, तो उस बढ़ती उम्र के साथ साथ जो पीरियड्स का जो मतलब पीरियड्स में जो ब्लडिंग होती है वो भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब ये पीरियड्स की जो ब्लडिंग होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो ही चीज यहाँ पर इसको कहा जाता है मेनोपॉज। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये हार्मोन्स जो बॉडी में बनते हैं, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में पुरुषों में हार्मोन्स बनते हैं, उसी तरीके से महिलाओं में भी क्या होता है, ये एक हार्मोनल चेंज है। जब उनकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, 14 से 15 साल, 16 साल, 14 से 16 साल की उम्र में उनको फर्स्ट टाइम पीरियड्स के आते हैं। एंड फाइनली उसके बाद ये लगातार उनको पीरियड्स की समस्या रहेगी। ये समस्या हम इसको नहीं कह सकते, एक नॉर्मल बात है। मेरे से भी एक गलत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ये समस्या नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, उनकी बॉडी का एक नेचुरल क्या है, एक मतलब हिस्सा है उनकी बॉडी का एक। तो हम इसको समस्या नहीं कह सकते। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट हम लोग इसको समस्या की तरह से डील करते हैं। सोसाइटी अब जैसी है वैसे ही शब्दों का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बात करने से झिझकते हैं, पीछे हट जाते हैं इन सब बातों से कि नहीं नहीं एक लड़का है इस तरह की बात नहीं कर सकता, ये लड़की है खुले में इस तरह की बात नहीं कर सकती है। ठीक है, आप अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से खुले मन से नहीं कह सकते इस चीज के बारे में। अगर आप कहते हो तो आपकी मम्मी कहती नहीं नहीं इस तरह की बातें सामने नहीं करनी, छुपा के रखो चीजों को। आप अपने मम्मी को धीरे से बताते हो, मम्मी फिर आपके पापा या भाई से बोलते हैं धीरे से, फिर वो जाते हैं दुकान पे जाकर सामान लेते हैं, जो भी है मेंस्ट्रुएशन कप या कुछ भी पैड्स होते हैं वो लेकर आते हैं, उनको छुपा कर आपकी मम्मी को धीरे से देते हैं, मम्मी छुपा कर आपको देती है ताकि किसी को पता नहीं चले, जबकि पता सबको है। तो क्यों ना इसके बारे में ओपनली बात की जाए, क्यों ना अवेयरनेस फैलाई जाए इसके बारे में। तो वही चीज यहां पर भी आती है। यहां पे आता है हमारा क्या, वर्ल्ड मेनोपॉज डे। क्या आता है? वर्ल्ड मेनोपॉज डे। इसी चीज की अवेयरनेस के लिए, इसी चीज की अवेयरनेस के लिए यहां पर इस दिन को क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को इस समस्या से बाहर निकाला जा सके। लोगों में, समाज में पीरियड्स को लेकर, मेनोपॉज को लेकर एक अवेयरनेस लाई जा सके। आई होप मेरी बात आपके दिलों तक पहुंच रही होगी, मेरी बात आपके मन पर एक पॉजिटिव असर डाले, ताकि आप लोग भी इस तरीके के टैबू और इस तरह की समस्याओं से निकलकर बाहर आ सके। हम कहते हैं ना कि इस तरह की समस्याओं को जितना आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन करोगे, उतना ज्यादा आप क्या चीजों से निकलते चले जाओगे, परेशानियों से बाहर निकलोगे। आप परेशान हो, आप फैमिली से बात नहीं कर सकते, तो क्या होगा, डिप्रेशन। इसी तरह से जब किसी छोटे बच्चे को इस तरह की समस्या होती है, बच्ची को इस तरह की समस्या होती है, और वो जब डिस्कशन नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं उसके मन पर एक बोझ सा रहता है। तो क्यों ना हम अपनी सोसाइटी को इतना ओपन करें, इतना बोल्ड बनाएं कि वो इस तरह की समस्याओं को लेकर ओपनली अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ डिस्कशन कर सके, और हमारा समाज इन सब समस्याओं से निकल के बाहर आ सके। फाइनली आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको जो शुरुआत किया गया था इस दिन की, वो शुरू की गई थी कब, 1984
1984 में, ध्यान रखिएगा कब शुरू की गई थी, 1984 में की गई थी। और ये अगर आप देखोगे तो ये मेनोपॉज साइकिल है, 20 की उम्र में ये थोड़ा सा कम रहेगा, 30 की उम्र में बहुत ज्यादा, और 35 से 40 की एज में सबसे ज्यादा। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, ये जो ब्लीडिंग का पीरियड होता है ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द WHO, आफ्टर द एज ऑफ 51 की जो एज होती है उसके बाद जो पीरियड्स की समस्या होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मैंने आपसे कहा था मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा कल जो मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था उसके बारे में। तो क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर कंट्री इन द वर्ल्ड? इंडिया, चाइना, यूके एंड यूएसए। आपको बताना है सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर आपको बताना है। यहां पे क्या होगा, इंडिया, चाइना, यूके एंड यूएसए, किसमें है सबसे ज्यादा बड़ा? तो मैं बताना चाहूंगा सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर पूछा जा रहा है, देखो ध्यान दो, एक्वाकल्चर पूछा जा रहा है तो आंसर होगा इंडिया। अगर यहां पे एक्वाकल्चर की जगह पर लिखा होता क्या, फिशिंग लिखा होता, तो आप यहां पे आंसर क्या लगाते, तो आप यहां पे आंसर लगाते क्या, इंडिया तो नहीं लगा सकते थे, आप यहां पे आंसर लगाते चाइना, क्या लगाते, चाइना। पर अगर यहां पे सेकंड की जगह लिखा होता क्या, थर्ड, तो आप यहां पे क्या लगाते, आंसर इंडिया लगा देते। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है हमारा, इंडिया। और एक्सप्लेनेशन आ चुका है आपके सामने, हमारी जीडीपी का अराउंड 1.07% यहीं से आता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। और हाँ, किसी भी तरह का कोई टॉपिक, कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट में पूछिए, मैं पर्सनली उन सभी कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करूंगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश है कि जो भी करंट अफेयर है उसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कंसाइज वे में लाकर और एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा डिलीवर कर दिया जाए। आपको कई सारे वीडियोस ना देखने पड़े, एक ही वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। 30-40 मिनट का करंट अफेयर भरपूर मात्रा में आपके एग्जाम के लिए सहायक हो सकता है। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए एक लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपना प्यार दो, हो सके तो कमेंट करके बताओ आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि मेरी टीम को पता चले कि लोकेश सर जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच रही है, बच्चे उस मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। तो आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए मैं लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।